मैं जितेंद्र गहलोत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालोतरा कक्षा 9वीं अध्याय 2 जैव विविधता वर्गीकरण का आधार। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर वर्गीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पर यह वर्ग प्रक्रिया किन विषयों में कैसे आगे बढ़ानी थी, हमें इन लक्षणों का अर्थ समझना था। यानी लक्षण आप किसे कहेंगे, यानी लक्षण शब्द यानी विभिन्नताओं आपको लानी तो है, पर विभिन्नताओं का आधार क्या रखा जाएगा, उनके अंदर ऐसा कौन सा अंतर माना जाएगा कि वह अंतर उनमें विभिन्नताओं का कारण बन सके, उनके अंदर किसी प्रकार के अंतर को समझा जा सके। जब हम इस जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करेंगे तो हमें यह जानना भी आवश्यक होगा कि इन समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं दिखाई देगी, जिसके आधार पर हम इन्हें एक ही वर्ग में रख सकते हैं या वास्तव में हम उनके लक्षणों को, व्यवहार को समझ सकें। हम ये भी कह सकते हैं कि जीवों के रूप, कार्य या उनके भोजन या उनके आवास या किसी अन्य कार्यों से हम उन्हें एक ही वर्ग में रखें या उन्हें विभिन्न वर्गों में रखें, तो ऐसा कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे कि किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य हम ये भी कह सकते हैं कि वे सभी जीव जिनमें कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट समानताएं प्रदर्शित होती है या विशेष प्रकार के कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे व्यक्तियों में ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती है, तो हम इसे भी एक लक्षण के रूप में मान सकते हैं। हम इसे एक गुण के रूप में देख सकते हैं। उसी तरह एक व्यक्ति के दौड़ने की क्षमता, एक गमन की क्षमता अर्थात गति करने की क्षमता पाई जाती है। ये सभी जीव जंतुओं में उपस्थित होती है, लेकिन पेड़ पौधों में उपस्थित नहीं होती। तो हम बरगद की पेड़ में दौड़ पाने की क्षमता नहीं होना भी एक प्रकार का लक्षण हो गया। हम कुछ लक्षणों को कैसे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम यदि विचार करें एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है, तो दीवार में प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। अर्थात सभी पत्थर आकार में छोटे या बड़े हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, तो उनमें हमें विशेष ध्यान देने की बात है कि यदि जो टेढ़े और टूटे फूटे पत्थर हैं, यदि वो ऊपर की ओर होंगे तो वे निचले पत्थरों को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे व्यवस्थित पत्थर लगे होंगे। लेकिन यदि उन पत्थरों को नीचे लगा दिया गया तो वे अंतिम अवसर तक परेशानी उत्पन्न करेंगे, उन विभिन्नताओं का कारण बनेंगे। अर्थात हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन यदि निचले स्तर के पत्थरों के आकार में ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होगा। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर को हम जीवों के लक्षण मान सकते हैं। जिस प्रकार उसके लिए सबसे निचला पत्थर महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार जीवों के लक्षण, जीवों के गुण इनके वृद्धनतम भाग को निर्धारित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये लक्षण जीव के किसी दूसरे किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, उनसे किसी भी प्रकार से समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। लेकिन हम इसके बाद स्तर के लक्षण से पहले स्तर के लक्षणों में ठीक से निर्भर होते हैं, बाद में स्तर के प्रकार को निर्धारित भी कर सकते हैं। और हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधित लक्षणों का एक पदानुक्रम अर्थात एक क्रम बना सकते हैं। जैसे आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के प्रति कोशिका की प्रकृति को समझ सकते हैं। अर्थात कई ऐसे जीव उपस्थित होते हैं जिनमें एक कोशिका उपस्थित होती है, किसी में एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो किसी में अनंत कोशिकाएं भी उपस्थित होती है। अर्थात कोशिका की प्रकृति से भी प्रारंभ से परस्पर इनके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिकोशित किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं को समझ सकते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से भरे घिरे कोशिकांग उपस्थित तो होते हैं, लेकिन जिसके कारण कोशिकीय क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली कोशिकांग और केंद्रक नहीं पाए जाते, उनमें जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती है और इसका कारण और असर उनकी कोशिकीय संरचना के सभी भागों पर भी होता है। जहाँ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में
केंद्रक सुगठित अर्थात पूर्ण रूप से विकसित तो नहीं होता है और में कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यदि देखा जाए तो वहाँ केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होगा और उसके कई भागों में वर्गीकृत होगा। इसके अतिरिक्त केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के लिए निर्माण की क्षमता होगी, अर्थात वो अपने शरीर का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की कोशिकाएं होगी जो अपने आप में वृद्धि कर सकती है और वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत अर्थात निर्भर होती है। इसके लिए कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधार बहुत लक्षण है। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी कोशिकाएं अकेली ही होती है या समूह के रूप में भी पाई जा सकती है, तो या अविभाज्य समूह से ही मिलकर बनी होती है। तो हमने देखा है कि कोशिकाएं या एक ही प्रकार से कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं या जो कोशिकाएं एक साथ समूह मिलकर बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है, वे आपस में अपने कार्यों अपने भागों का श्रम विभाजन करती है। शारीरिक संरचनाओं में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं हो सकती, बल्कि कोशिकाओं की कुछ समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, अर्थात कुछ समूह मिलकर कुछ विशेष कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत, आमाशय आदि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने कुछ विशिष्ट अंग है जो विशिष्टीकृत कार्यों को संपन्न करते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में अधिकतम विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और इसी के परिणाम स्वरूप हम ये भी देखते हैं कि एक अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है और बिल्कुल ही छोटा जीव होता है, वहीं एक कृमि अर्थात एक कीड़े में शरीर में काफ़ी बनावट में अंतर होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हाँ, सभी जीव जो श्वसन करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन वे जीव अपना भोजन नहीं बना सकते जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु क्लोरोफिल नामक पदार्थ नहीं पाया जाता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे सभी जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु क्लोरोफिल पाया जाता है, वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं और 70 से 80% पादप प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकती है। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीव, अर्थात कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए जाने वाले पादपों के ऊपर निर्भर भी होते हैं, जैसे घटपर्णी पादप कह सकते हैं या कवक कह सकते हैं या राइजोबियम नामक जीवाणु कह सकते हैं। ये सभी अपने भोजन हेतु इन प्रकाश संश्लेषण वाले पादपों पर निर्भर होते हैं। उनमें कुछ जीव उन्हें बदले में अपने पोषक तत्व या अपना स्थान प्रदान करते हैं। शारीरिक संरचनाओं में ये आवश्यक विविधताएं पाई जाती है जो जीव के प्रकाश संश्लेषण हेतु भी आवश्यक होती है। उन्हें पौधे कह सकते हैं, अर्थात स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नताएं होती है। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, आप उन्हें पौधे कह सकते हैं। सामान्यतः पौधों का शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, तो यह उस पौधे की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा कि जंतुओं में किस तरह से शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्टीकृत अंग होंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होगा और वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से विभिन्नताएं प्रदर्शित करेंगे। अर्थात आपने देखा होगा कि किस प्रकार पेड़ पौधों में पत्ते, टहनियाँ, फूल, फल आदि भाग उपस्थित होते हैं। वहीं जीव जंतुओं में हाथ, पैर, पंजे, पूंछ आदि भाग विकसित होते हैं। वहीं उनके लक्षण अलग है। वे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वहीं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकार उनकी कई विभिन्न लक्षणों में भी समानताएं उपस्थित होती है, तो कई विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। इसी की वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर
बाहर से जो उन्हें भोजन प्राप्त हुआ है उनको ग्रहण करने पर उसके अनुसार निर्भर होता है। और यही लक्षण है कि वर्गीकरण के दौरान इन्हें छोटे छोटे उप समूहों में विभाजित किया गया और फिर बाद में इन्हें बड़े समूह में एक साथ विभाजित कर आधार बनाकर रखा गया। वर्गीकरण और जैव विकास की सभी जीवधारियों को शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर भी पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अर्थात शारीरिक बनावट यानी उनके शरीर का निर्माण कैसा है, उनके शरीर के कुछ मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, उनकी अन्य लक्षणों की तुलना में कितना परिवर्तन है, इसमें समय की भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित भी कर सकती है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि शरीर के बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण कहा जाता है। और इससे ये पता भी चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है, अर्थात जीवों में विकास की प्रक्रिया कितने सरल व सहज तरीके से संपन्न हुई है, या किसी जीव का अपनी पुरानी पीढ़ी से क्या पहचान हो सकती है। जिस प्रकार एक हिरण और जिराफ के अंदर भी अधिक अंतर नहीं है, तो ये एक ही प्रजाति के एक विकास की प्रक्रिया हो सकते हैं। हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया का स्वयं परिणाम हो सकते हैं। उनसे उनका जीवन बेहतर यापन हो सकता है। इसलिए जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में स्थान दिया, उसको महत्व दिया। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हमने पाया कि कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ जीवों की समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन भी दिखाई दिए। अर्थात पहले प्रकार के वे जीव जिनमें जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, ये वे जीव होते हैं जो शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देते हैं। वहीं दूसरे शब्दों में प्रकार के जीवों को उन्नत या उच्च जीव कहते हैं, लेकिन ये शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता कि वह एक अच्छी क्वालिटी है और एक निम्न क्वालिटी है, क्योंकि जीवों में इस प्रकार के शब्द उपयोग करना भिन्नताओं को ठीक से पता नहीं बता सकता। इसके बजाय हम इन्हें पुराने जीव और नए जीव के शब्द का प्रयोग कर समझ सकते हैं। चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की और भी संभावनाएं बनी रही और पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत और भी जटिल माना गया, वर्गीकरण के समूह की पदानुक्रमित संरचना अर्नेस्ट हैकेल द्वारा की गई। रॉबर्ट वेटकर, कार्ल वॉश नामक कई जैव वैज्ञानिकों ने भी सारे सजीवों को जगत अर्थात भागों में वर्गीकृत किया। इन्हें जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का भी प्रयास किया है। विटकर वैज्ञानिक ने इन्हें मुख्य 5 भागों में वर्गीकृत किया, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण की स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के मुख्य आधार बने सकते हैं। बॉश ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया नामक भागों में वर्गीकृत किया, जो आज सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूह में वर्गीकृत किया जा गया, जिनमें जगत आगे 2 भागों में विभाजित है, जंतु और फाइलम और डिवीजन। फाइलम यानी जंतु, डिवीजन यानी पादप। वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी उसकी फैमिली, वंश यानी जीनस, जाति यानी उसकी स्पीशीज कौन सी है। आगे आज का होमवर्क, आदिम जीव किन्हें कहते हैं, ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक ही होते हैं। तीसरा प्रश्न, जीवों को उपसमूह में वर्गीकृत किया गया है, कैसे, इनको आपको समझाना है। धन्यवाद।